नमस्कार दोस्तों, माइंड कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे अपने राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इसके अलावा अदर जो वैकेंसी एसएससी हो, बैंक वगैरह हो, इनमें सभी की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए माइंड क्लासेज के जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर जो वीडियो है बहुत अच्छे लगता है तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और लास्ट में अगले जो नोटिफिकेशन है, अगले नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करें, जो घंटी का जो बेल्स है, बेल्स के आइकन को आप दबाएं। दबाना न भूलें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपको तुरंत मिल सके। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर के जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। करंट अफेयर की बात करता हूँ तो करंट अफेयर यानी आपका ऐसा करंट अफेयर अब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कि सीकर जिले में आपका कोई ऐसा करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं लेता है। तो यानी आज अपन जो बात करते हैं वो अपन बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का एक बिंदु रहेगा और वो बिंदु रहेगा राजस्थान में खनिज संसाधन। राजस्थान में खनिज संसाधन, देखिए खनिज संसाधन एक डिफिकल्ट टॉपिक है, सबसे हार्ड टॉपिक मानते हैं इसको। खनिजों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे यानी इसके ऐशक के बारे में पूछ ले, चाहे खान वगैरह के बारे में पूछ ले। तो यानी हार्ड टॉपिक है ज्योग्राफी का। मेरे एक मित्र ने कहा कि आप खनिज संसाधन पढ़ाने जा रहे हो तो आप इसको किस वे में लेना चाहते हो, कि आप इसको एक विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी उनको मनमोहक करना चाहते हो या विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन करना चाहते हो। तो मैंने उनको एक आंसर दिया कि मैं विद्यार्थियों को अट्रैक्शन करना नहीं जानता, उनका मैं दिल जीतना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया तो सिकंदर ने भी जीत ली थी, लेकिन जो खाली हाथ का लौट चला गया था। तो यानी मेरा मकसद ये है कि जो मेरे खनिज संसाधन है हार्ड टॉपिक है, विद्यार्थियों को याद नहीं हो पाता है, इसको बार बार देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस खनिज संसाधन को जो हार्ड टॉपिक है एक मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहा, मैं एक विद्यार्थी का दिल जीतने के लिए ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। खनिज संसाधन सबसे हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। देखिए खनिज संसाधन के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते होंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन यानी जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, चाहे ये मार्कर है ये भी एक संसाधन है, ये बोर्ड है ये भी एक संसाधन है, यानी ये पंखा है ये भी एक संसाधन है। लेकिन कुछ संसाधन होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ एक मूर्त रूप में होते हैं, कुछ एक मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई देते हैं, जैसे पेन है, पंखा है, टेबल है, ये अपने को दिखाई दे रही है तो ये मूर्त रूप हो गया। कुछ एक यानी दिखाई नहीं देते वो होते हैं अमूर्त रूप, जैसे वायु अपने को दिखाई नहीं देती है वो भी एक संसाधन है। यानी अपन बात करते हैं वायु भी एक मानव के संसाधन के रूप में ही काम करती है। तो यानी कुछ एक संसाधन नवीनीकरण होते हैं जिनका अपन नया रूप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनका अपन नया रूप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एक अनवीनीकरण होते हैं जिनका एक बार अगर अपने दोहन कर लिया तो उनको पुनः पाना संभव नहीं होता है। तो यानी कुछ एक कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे बोर्ड वगैरह है, कोचिंग क्लासेज है, परिवहन है, ये यानी कृत्रिम होते हैं। और कुछ प्राकृतिक जो प्रकृति ने दे रखे हैं संसाधन होते हैं, जैसे पत्थर वगैरह है, कोयला वगैरह है, जल वगैरह है, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और उन्हीं संसाधनों में आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान में खनिज संसाधन। खनिज, सबसे पहले खनिज कहते किसे हैं, खनिज क्या चीज होती है। खनिज के अलावा अपन इसमें पढ़ेंगे खनिज के अयस्क का नाम, ये किन किन अयस्क से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे और उत्पादक क्षेत्र में अपन बात करेंगे इसकी विभिन्न प्रकार की आजकल जो खानों से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है उनकी हम आज इस वीडियोज में अपने बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि खनिज, खनिज किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ जिनको अपन कहाँ से निकालते हैं, खानों से प्राप्त करते हैं, वो ही क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। अब देखो खनिज अपन खानों से निकालते हैं तो वो किसके रूप में प्राप्त होते हैं, अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं और अपन लोग इसे अगर विभाजन करेंगे तो गुण धर्म के आधार पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं। गुण धर्म के आधार पर दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो होता है धात्विक खनिज
और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। एक नंबर का धात्विक और दूसरे नंबर का होता है अधात्विक खनिज। बिटवीन डिफेंस जो इसमें दोनों में अंतर होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में, धात्विक और अधात्विक में अंतर क्या होता है? धात्विक में एक सीधा सा अर्थ निकल रहा है जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, यानी धात्विक में धातु का गुण पाया जाता है, इसमें धातु का गुण प्रेजेंट रहता है, और इसमें अधात्विक में क्या होता है, धातु का गुण नहीं पाया जाता। दूसरा, ये क्या होते हैं, ये चमकदार होते हैं, ये चमकीले होते हैं, और ये अधात्विक क्या होते हैं, ये अचमकदार होते हैं, अचमकदार होते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर देखेंगे, अपवाद स्वरूप देखेंगे तो जो नमक होता है, नमक एक अधातु है लेकिन उसकी चमक होती है, अपनी खुद की चमक होती है। तो यानी अपन बात करते हैं नमक चमकदार अधातु है, नमक चमकदार अधातु है। इसके अलावा जैसे धात्विक खनिज की बात करते हैं तो धात्विक क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक, और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं ये तन्य होते हैं या ये आघातवर्धनीय होते हैं, इनको बार बार पीटने से यानी ये अक्षर फैल जाते हैं और इनको बार बार पीटने से ही टूट जाते हैं। ये भंगूर होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, भंगूर होते हैं। जैसे एक मानव को भी एक भंगूर की श्रेणी में रखा गया है, तो यानी जो अधात्विक खनिज होते हैं वो भंगूर होते हैं, बार बार पीटोगे तो यानी इनके टुकड़े हो जाएंगे, इनके यानी कण बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं कि धात्विक और अधात्विक में अंतर क्या होता है। धात्विक में धातु का गुण पाया जाता है और इसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता। हाँ, ये चमकदार होते हैं और ये क्या होते हैं, अचमकदार होते हैं। लेकिन जो नमक अधातु है वो भी चमकदार होती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप एक्सेप्शन के तौर पर देखेंगे, अपवाद स्वरूप देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का क्या होती है, सुचालक होता है। यानी विद्युत का सुचालक अधातु की बात करेंगे तो विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। इस प्रकार अपन यानी गुण धर्म के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन अगर इनको प्रधानता के आधार पर विभाजन करेंगे तो प्रधानता के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं, प्रधानता के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्रधान खनिज और एक होता है अप्रधान खनिज। एक होता है प्रधान खनिज और एक होता है अप्रधान खनिज। इनका मतलब क्या होता है, इनको यानी प्रधान खनिज कहते किसे, यानी किसी इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यानी एक नियम बना था, ये तो 1960 में और ये बना था 1986 में, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। इन पर कानून बनाएगी वो तो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाएगी, और इन पर कानून कौन सी सरकार बनाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब यानी अपन क्या बनाएंगे, कानून क्या बनाएंगे कि यानी जो खनिज होते हैं, यानी अपन बात करते हैं किसी भी क्षेत्र को खनन पट्टी पर देना है, खनन पट्टी के अलावा जो जहां पर रॉयल्टी है, पेनल्टी है आदि का जो कर वसूलने का जो अधिकार होता है, जो राइट्स होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है तो वो जो खनिज होते हैं वो कौन से खनिज होते हैं, प्रधान खनिज होते हैं। यानी जिन पर अधिकार, जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है। 1960 की खनिज रियायती नियम के अनुसार, खनिज रियायती नियम के अनुसार उसे तो कहेंगे प्रधान खनिज। और राजस्थान में प्रधान खनिजों की बात करेंगे तो राजस्थान में प्रधान खनिज कितने हैं, 44। और अप्रधान खनिजों की बात करेंगे तो 1986 की खनिज रियायती नियम के अनुसार, खनिज रियायती नियम के अनुसार या इसे शॉर्ट में बोलेंगे MCR के अनुसार, वे सभी प्रकार के खनिज जिन पर रॉयल्टी है, पेनल्टी है या खनन पट्टी की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है, राज्य सरकार के पास में होती है। उससे क्या कहेंगे, उसे अप्रधान खनिज कहते हैं। अब यानी अप्रधान खनिजों की संख्या कितनी है, 23 और प्रधान की कितनी है, 44। इस प्रकार यानी अप्रधान और अप्रधान खनिजों की बात करेंगे तो अपने राजस्थान में प्रधान और अप्रधान खनिजों की संख्या कितनी है, 67। लेकिन एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनता है कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं,
यानी आप अलग अलग गाइडों में देखोगे तो अलग अलग गाइडों के क्वेश्चन यानी वहां पर आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। जैसे राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार दिखते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार दिखते हैं, उसकी पुस्तक के अनुसार, तो राजस्थान में कुल 79 प्रकार के खनिज अपने राजस्थान में मिलते हैं। एक तरीके से यानी सबसे ज्यादा जो खनिज मिलते हैं, विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो अपने पूरे भारत में राजस्थान में ही है। तो राजस्थान को अपन और भी कह सकते हैं, इसका निक नेम दे सकते हैं कि खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन अगर इस स्टोरेज की बात करेंगे, भंडारण की बात करेंगे, तो भंडारण सबसे ज्यादा कहां पर है? भंडारण सबसे ज्यादा झारखंड में है। अगर विविधता के आधार पर आप बात करेंगे कि विविधता के आधार पर खनिजों का अजायब घर कौन सा है, तो ये अपना राजस्थान ही आएगा। लेकिन भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो यानी कौन सा राज्य आएगा? वो अपना झारखंड राज्य रहेगा। अब यहां पर एक पठारी भूभाग है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये तो आपने नाम सुना ही होगा कि छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडारण की दृष्टि से सर्वसंपन्न है। इसे कहते हैं खनिजों का अजायब घर, या एक उपमा और दी गई है, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। फिर से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये रूर प्रदेश है कहां पर? ये जर्मनी में एक स्थान का नाम है रूर, जहां पर बड़ी मात्रा में कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। जर्मनी का ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर। और यानी भारत का रूर की बात करेंगे तो वो किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि अपने राजस्थान में जो एक तो होता है अपतटीय क्षेत्र और एक होता है उपतटीय क्षेत्र। अपतटीय के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। अपतटीय कहते किससे, उपतटीय किसे कहते हैं? जैसे ये अपने राजस्थान की स्थल भाग है, ये किसी जलीय भाग से तो सीमा ही नहीं बनाता है, तो ये क्षेत्र हो गया, यानी स्थल भाग का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं अपतटीय, और जो समुद्र से निकालते हैं उसे कहते हैं उपतटीय। एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि उपतटीय से जो भी खनिज निकालेंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा और अपतटीय पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। यानी जो समुद्र से यानी अपन बात करते हैं जैसे अरब सागर वगैरह है, नदी वगैरह है, इन क्षेत्रों से जो कोयला वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, जो निकाला जाता है उसका राजस्व जो रेवेन्यू होता है वो केंद्र सरकार के पास में जाता है। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि राजस्थान का खनिजों की आय की दृष्टि से, यानी सबसे ज्यादा पूरे भारत में खनिजों से सबसे ज्यादा आय किस राज्य को प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा खनिजों से आय किस राज्य को प्राप्त होती है? तब अपन लोगों को गर्व है, अपन लोगों को घमंड है कि अपने राजस्थान का नाम उभर कर सामने आता है। यानी आय की दृष्टि से अपन बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खनिजों से आय प्राप्त होती है, तो वो सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है वो राजस्थान से होती है। राजस्थान के बाद में अपन बात करते हैं ओडिशा, ओडिशा के बाद में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में होता है झारखंड राज्य को प्राप्त होती है। अब यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि अपने इंडिया में जो 100% जो मिनरल्स होता है, खनिज वगैरह होता है, उसका कितना प्रतिशत राजस्थान से निकाला जाता है? अपने देश का 22% जो खनिज है वो अपने राजस्थान से निकाला जाता है। 22%, यानी अपन कहेंगे कि हमारे देश के 100% जो खनिज होता है उसका 22% अकेला कौन सा राज्य कर रहा है उत्पादन? राजस्थान कर रहा है। अब इसमें 22% में आप देखेंगे कि धात्विक कितने हैं? धात्विक खनिज हमारे देश के कितने हैं? 15%। हमारे देश में जितना भी धात्विक खनिज निकाला जाता है उसका 15% अपने रंगीलों सुरंगों पधारोनी हमारा देश राजस्थान से निकाला जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अधात्विक खनिजों की बात करेंगे तो अधात्विक खनिज कितने निकाले जाते हैं? 25% निकाले जाते हैं। इसके अलावा जैसे लघु श्रेणी के खनिज, छोटे छोटे खनिज बात करेंगे तो लघु श्रेणी के जो खनिज निकाले जाते हैं वो 30% अपने राजस्थान से निकाले जाते हैं। इसके अलावा अपन लोग ये बात करते हैं कि राजस्थान में खनिज विभाग की स्थापना कब की गई थी, राजस्थान में खनिज वगैरह नीतियां कब अपनाई गई थी, नई खनिज नीति कब अपनाई गई थी। तो खनिज नीति के बारे में सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि राजस्थान में
पहली खनिज नीति यानी 1978 ईस्वी में अपनाई गई थी। 1978 में हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, वो कौन थे? बाबू शाह के नाम से जानते थे। भैरू सिंह शेखावत के शासनकाल में पहली खनिज नीति यानी खनिजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पहली खनिज नीति 1978 ईस्वी में अपनाई गई थी। इसके अलावा जैसे नई खनिज नीति की बात करेंगे तो नई खनिज नीति कब अपनाई गई? 5 जून 2015 को, यानी माननीय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे के शासनकाल से इस खनिज नीति को, या एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि नई खनिज नीति 5 जून 2015 को अपनाई गई थी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि राजस्थान में RSMDC एक खनिज विभाग है जिसका पूरा नाम देखेंगे तो राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान खनिज विभाग। इसकी स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य खनिज विभाग की स्थापना की गई थी 1979 यानी 27 सितंबर 1979 ईस्वी को, यानी राजस्थान में RSMDC की राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में क्या कर दिया गया? बाद में इसको राजस्थान में इसे 2003 की बात करेंगे तो राजस्थान में इसे RSMMLC में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स कॉरपोरेशन में इसको क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि राजस्थान में कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। अपने को ये भी पता होना चाहिए, अधात्विक खनिज कौन कौन से। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि धात्विक खनिज हैं कौन से, जिनका भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। धात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे तो धात्विक खनिज हमारे देश के कितने निकाले जा रहे हैं? प्रतिशत में 15%। वो खनिज कौन कौन से हैं? धातु का गुण पाया जाता है, चमकदार होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और क्या होते हैं? आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं। एक तरीके से अपन जिनके तार बिछा सकते हैं, तार बना सकते हैं, वो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। यानी अपन कहेंगे कि आनलय, एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, आनलय में सीसा, जस्ता, इसके अलावा कहा ताज टांग दियो। यानी अपन बात करते हैं अचानक कोई ऐसा काम हो जाता है, अपन न चाहते हुए भी हो जाता है, अपन आश्चर्य सरप्राइज करते हैं, उस समय अपने शब्द मुख से एक शब्द निकलता है आनलय मैं सीसा जस्ता का ताज टांक दियो। आनलय का मतलब होता है एल्यूमिनियम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एल्यूमिनियम संसार की जो सभी प्रकार की जो सेल्स हैं, चट्टानें हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो एल्यूमिनियम ही धातु पाई जाती है। इसके अलावा जैसे मैं का मतलब क्या हो गया? मैग्नीज। इसके अलावा सी का मतलब सीसा, सा का मतलब सोना, और ज का मतलब जस्ता, कोबाल्ट, तांबा वगैरह। जय का मतलब हो गया जस्ता, और टांग का मतलब हो गया टंगस्टन। इसके अलावा लय का मतलब हो गया लोहा। यानी ये जो खनिज है इनमें धातु का गुण पाया जाता है। अब देखिए अपन बात करते हैं, एल्यूमिनियम है, लोहा है, मैग्नीज है, सीसा है, इसके अलावा सोना है, जस्ता है, कोबाल्ट है, तांबा जस्ता, यानी यहां पर ये कर सकते हैं सीसा चांदी का, यानी चांदी, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, ये कौन से खनिज हैं? ये धात्विक खनिज। अब देखिए इन धात्विक खनिज हैं, इनको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो लोह और दूसरा होता है अलोह धात्विक खनिज। एक तो कौन सा है? लोह और दूसरा है अलोह धात्विक खनिज।
सीधा सा यहाँ से मीन्स लिया जा रहा है, अर्थ निकाला जा रहा है। जिसमें धातु का गुण पाया जाता है वह तो होता है लोह, और जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता या लोहांश नहीं पाया जाता, सॉरी